हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम आज इडूटीरिया के बिहार दरोगा सेट वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। दोस्तों आज हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIA लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी PN भगवती। ऑप्शन सी PN भगवती। दोस्तों इसे वर्ष 1986 में लाया गया था, 1986। इसे USA के न्यायिक व्यवस्था से उधार लिया गया है। दोस्तों PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। धन विधेयक को अधिकांशतः राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसे सबसे पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों हम अन्य ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के तहत दोस्तों हम याद रखेंगे, इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद को प्राप्त कुछ विशेषाधिकार का वर्णन है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। उत्तर होगा उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन यानी ऑप्शन बी को हम लघु संविधान भी कहते हैं, जो वर्ष 1976 में हुआ था, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है, हम याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हम जानते हैं भारत में शक्तियाँ त्रिस्तरीय हैं। एक संघीय शक्ति, दूसरा राज्य को प्राप्त शक्ति, और तीसरा स्थानीय स्वशासन। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, यानी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। ऑप्शन बी राज्य सरकार। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्र है, हम याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। दोस्तों, इसे ही काला कानून कहा गया है और रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट कहा गया है। दोस्तों, इसी एक्ट के तहत पंजाब में सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। 1815 में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। अगला है प्रश्न, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, हम याद रखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1896 कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। दोस्तों, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, हम याद रखेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था और कुषाण वंश की स्थापना हम दोस्तों याद रखेंगे कुजल कडफिसेस ने की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दोस्तों, मेगास्थनीज जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहा है, सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था जो भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के अर्थात चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। दोस्तों, इस सिक्के को रुपयक कहा जाता था, हम याद रखेंगे।
दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अमीरों और सरदारों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। दोस्तों लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। दोस्तों हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश या अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, और वंश की बात करें तो लोदी वंश था। इब्राहिम लोदी को पानीपत की दूसरी लड़ाई में बाबर ने हराया और इस तरह मुगल वंश की स्थापना हुई। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को काल क्रमानुसार सजाएं। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी पहला होगा दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, और अंतिम है कराचील अभियान। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा, केंद्रीय बजट 2021-22 हमारा सही उत्तर है। 1 फरवरी 2021 को इस बजट को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पोंग और तापू डैश राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आदि जनजाति से संबंधित पोंग और तापू लोक नृत्य यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर का है, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही होगा, हिमनद। हिमनद नदियों का स्रोत होता है। दोस्तों हम याद रखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पामेला जेलिमो। पामेला जेलिमो भारोत्तोलक नहीं है, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? दोस्तों हम याद रखेंगे ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूबुल हक, यानी ऑप्शन सी डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने की थी। दोस्तों पहला मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में प्रकाशित किया गया था यूएनडीपी द्वारा, इसे हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है? दोस्तों डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम गैट है। दोस्तों हम याद रखेंगे, गैट डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम है और गैट का फुल फॉर्म है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। दोस्तों डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ है, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को के पास यूएसए में। दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है, हम याद रखेंगे। बंगलुरु को बगीचों का शहर, इलेक्ट्रॉनिक शहर, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है? दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 2010। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना पर्यावरण संबंधित मुकदमों के निपटारे के लिए की गई थी, ताकि न्यायालय या हाई कोर्ट के मुकदमों के बोझ को
कम किया जा सके। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक है सूचकांक है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही होगा। जलीय वातावरण का जलीय वातावरण का BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। दोस्तों हम जानते हैं BOD एक ऐसा डिमांड है जिसके अधिक होना सही नहीं होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। दोस्तों हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए संगीत। यह एक पार्श्व गायिका थी, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मानस खंड झांकी उत्तराखंड को प्रथम स्थान दिया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस राज्य दोस्तों किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हम याद रखेंगे विवेक अग्निहोत्री हैं। दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR को दिया गया है, जिसके डायरेक्टर SS राजामौली हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार यह ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन हो इसका सही उत्तर होगा आशुतोष दीक्षित। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। दोस्तों हम याद रखेंगे ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 17। दोस्तों वर्तमान में भारत में 24.62% पर वनावरण या वृक्षावरण है, जबकि हमारा लक्ष्य है इसे 33% प्राप्त करना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 टीमों ने। दोस्तों इसका विनर हम याद रखेंगे मुंबई इंडियंस है। दोस्तों मुंबई इंडियंस 2023 महिला प्रीमियर लीग का विनर टीम है। दोस्तों हम याद रखेंगे। दोस्तों सबसे महंगी बिकी खिलाड़ी हम याद रखेंगे स्मृति मंधाना है, जिसे RCB ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए युवा 2.0। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा पंजाब। ऋषि सुनक का संबंध पंजाब राज्य से है। यह एक भारत एंग्लो इंडियन प्रधानमंत्री है। दोस्तों हम याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किससे है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी भारोत्तोलन। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते, हम याद रखेंगे। और सुधीर लाठ का संबंध हरियाणा से है, यह भी याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में हुए थे, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार
प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.3%। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं दोस्तों, हम याद रखेंगे, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। दोस्तों अगला है, गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हैं, जबकि शिव प्रसाद शुक्ला दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, हम याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, हम याद रखेंगे। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों इसका आयोजन इस वर्ष हायाकुरी जापान में किया गया, हायाकुरी जापान में किया गया है। भारतीय नेतृत्वकर्ता अवनी चतुर्वेदी है दोस्तों, हम याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है, यह भी हम याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों, हम याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य कुमार यादव। दोस्तों T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, जबकि बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं। दोस्तों हम याद रखेंगे, बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं।